नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं हेमा कृपलानी, जो कि हमारी पूर्व साथी हैं। चीन में कई वर्षों तक रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में सिंगापुर में रहती हैं। हेमा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। हेमा जी, आप चीन में बहुत वर्षों तक रही हैं और अभी आप सिंगापुर में अध्यापिका हैं और इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं। तो सिंगापुर और चीन के जीवन को आप किस तरह से देखती हैं, किस तरह से उसका आकलन करती हैं? अनिल जी, पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आपका। और अगर मैं बदलाव की बात करूँ और देखूँ कि सिंगापुर में जीवन कैसा है और यहाँ चीन का जीवन कैसा है, तो मैं ये कहूँगी कि मौसम जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। चीन में, यहाँ बीजिंग में हमें चारों मौसम देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि सिंगापुर 12 महीने एक ही मौसम है। और चीन बहुत बड़ा देश है, और अगर हम बीजिंग की ही सिर्फ बात करें तो मुझे लगता है कि सिंगापुर, 2 से 3 सिंगापुर, 4 सिंगापुर आराम से समा जाएंगे एक बीजिंग में। तो कहते हैं ना कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होता है, जितना बड़ा देश होता है या शहर होता है, तो आपके पास मौके उतने ज़्यादा होते हैं। और अगर लोगों की बात करूं तो लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, चीनी लोग यहाँ हैं, चीनी लोग वहाँ हैं, भारतीय यहाँ भी हैं तो वहाँ भी हैं। तो यही, अगर हम कहें तुलना, और अगर जीवन की कहें तो यही है। और हम लोग तो वैसे भी अपने देश से बाहर हैं, तो हम लोग तो अब ग्लोबल सिटीजन्स हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं हर जगह। जी। तो कुल मिलाकर जैसे हम सिंगापुर के बारे में जानते हैं कि ये विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, अभी चाइना डेवलपिंग कंट्री है, तो आपको मुख्य तौर पर क्या अंतर नज़र आता है? जो लोगों का जीवन स्तर है या कामकाज का तरीका है सिंगापुर और चीन में, क्योंकि आपने दोनों देशों में काम किया है। जी, जैसा आपने कहा कि वो विकसित है और ये अभी विकासशील है, आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा बड़ा यही फ़र्क है। तकनीक की बात करें तो, और जनसंख्या जो है, ह्यूमन रिसोर्स, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है अगर हम कहें तो। कि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ लोग बहुत हैं, तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स जो है, मानव संसाधन जो है, वो वही उनका जो है बल है, शक्ति है। तो यहाँ अगर हमें लोग मिलते हैं एक काम को करने के लिए, हमारे पास 4 लोग हैं, तो वहाँ आप ये कह सकते हैं कि 4 लोगों का काम एक व्यक्ति करता है। तो मैं इस कम शब्दों में ही इस बात को कहना चाहूँगी। लेकिन मुझे लगता है साथ साथ उन्होंने तकनीक को भी अपनाया होगा, टेक्नोलॉजी जैसे बिल्कुल, कि चीन में हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो हम ये कहें कि तकनीक जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और पिछले कुछ वर्षों में जो है हमने जो बदलाव, हम सब जानते थे कि ये आने वाले हैं या होने वाले हैं, लेकिन हमारे सामने यूँ आ गए और हम सब ने अपने आप को, जिसे कहें कि रातों रात बदल दिया तकनीक के हिसाब से और उस अनुसार। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी, जब आप यहाँ पर थी तो हम सीआरआई थे, अब हम सीएमजी हो चुके हैं। यहाँ भी बिल्कुल, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है बिल्कुल, और बहुत चेंजेस आपने देखे होंगे। बिल्कुल। तो जब आप सिंगापुर से 10 साल, आपने बताया कि अब लगभग चीन आते रहती हैं, लेकिन बीजिंग में शायद लंबे समय के बाद आई हैं। तो आपको कुछ बदलाव नज़र आया, परिवर्तन आपने देखा यहाँ पर? बहुत ज़्यादा अनिल जी। चीन तो हर साल आना होता है, लेकिन बीजिंग में 10 साल बाद आई हूँ। तो वैसे कहने को 10 साल बहुत लंबा समय लगता है कि 10 साल, पर अगर वैसे कहो तो लगता है कि अरे मैं यहीं तो थी और यही सब कुछ कर रही थी। लेकिन बहुत बदलाव आ गया है अब, बहुत ही ज़्यादा। चाहे आप बाज़ार में कहें या आगे निकलें तो वो इमारतें बदल गई हैं, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं, पहले भी थीं। लेकिन अब वही रास्ते चौराहों पर देखो अगर आस-पास, तो लगता है कि हाँ, चीन बहुत आगे, उसने बहुत प्रगति की है 10 सालों में। जी, जैसा कि हमने देखा कि कोविड-19 कोरोना के दौर में दुनिया भर में पूरा परेशानी रही। सिंगापुर ने भी उस परेशानी को देखा। तो आप कोविड के बाद आप चीन आई हैं और आपको बहुत सुधार नज़र आया है, आपने जो बताना चाहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बहुत सारी चीज़ों में मूलभूत सुधार हुए हैं, बहुत ज़्यादा। आप बदलाव आपको एकदम सामने दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वो समय था 2014 का जब मैं निकली थी, और अब 2024 है, तो दुनिया सच में बदल गई है उतने में। तो चीन जी, में बिल्कुल। काफ़ी बदलाव हुए हैं। अगर हम बात करते हैं आपके काम की, अगर हम सिंगापुर में, जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर बहुत व्यस्त लाइफ रहती है, तो आप किस तरह का काम करती हैं वहाँ पर? जैसा कि हमने बताया कि अध्यापिका और इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं आप। जी। मैं पहले भी अध्यापिका थी चीन आने से पहले, तो मैंने बहुत सारे अपने कार्यक्रमों में कहा कि सीआरआई ने मुझे मंच दिया क्लासरूम से रिकॉर्डिंग रूम आने का, और मैं रिकॉर्डिंग रूम से वापस क्लासरूम में गई हूँ। तो अ, अध्यापिकाओं की ज़िंदगी जो है वो चाहे कोई भी देश हो कहीं भी हो, वो बहुत व्यस्त रहती हैं, क्योंकि हमारा काम बच्चों के साथ है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है।
और अब अतिरिक्त ज़िम्मेदारी है मेरे पास, न केवल कक्षा की लेकिन सभी जो गतिविधियाँ स्कूल में हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, सारे इवेंट्स को देखना। तो हमारा जीवन हम कहीं भी हों, वो तो हम यहाँ भी जानते हैं कि चीन की अध्यापिकाएं कितनी व्यस्त रहती हैं, तो वहीं सिंगापुर में भी वही बात है, कोई फ़र्क नहीं हमारे काम में। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि रेडियो मकाम किया यहाँ कुछ साल और उसके बाद वापस गई, तो आपको क्या परिवर्तन नज़र आया खुद में? जैसे आपने बोला कि आप क्लासरूम से स्टूडियो में आई या फिर स्टूडियो से फिर आप क्लासरूम में वापस गई। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्लासरूम के मेरे अनुभव ने मुझे मदद की श्रोताओं के साथ जुड़ने की, क्योंकि रेडियो जो है वो हमारे कान को आँखें देता है। तो जब हम कक्षा में होते हैं तो हमें पता रहता है कि 30 से 35 जो बच्चे हमारे सामने हैं, उनमें से हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है और कौन नहीं जुड़ा कौन कौन हुआ कनेक्ट है। हैं। जी, बिल्कुल। तो उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ना है अपनी आवाज़ के ज़रिए। तो ये अनुभव जो था वो मुझे रिकॉर्डिंग रूम में काम आया, जहाँ मेरे सामने श्रोता नहीं थे उस दौरान। तो कानों को आँखें देना जो ये है, ये अनुभव मेरा काम आया, और यही अनुभव वापस जाकर। और एक चीज़ कहूँगी कि आपने जो कहा कि बीच में जो हमने जो 2 ढाई 3 साल जो बहुत कठिन समय देखा कोरोना के कारण, रेडियो के अनुभव ने जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली गईं, जब हमें दोबारा हमारे जो छात्र रहे वो स्क्रीन पर रहे, कुछ पीछे रहे, कुछ सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, इस रेडियो के अनुभव ने मुझे बहुत मदद की दोबारा उन छात्रों से जुड़ने की जो मेरे आंखों के आगे से ओझल हो गए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी। बिल्कुल। और वो रेडियो के अनुभव ने बहुत काम, मुझे जो है बहुत मेरे काम आया, और उस अनुभव को, जिसे मैं कहती हूँ मैं ट्रेजर करती हूँ, कि उस यहाँ पर काम करने के दौरान हमारे जो रेडियो कार्यक्रम जिस तरह से बनते हैं, जिस तरह की स्ट्रैटेजीज़ और हम टेक्निक प्रयोग करते हैं, उसको मैंने क्लास में पढ़ाना शुरू किया उस तरह से ऑनलाइन। तो न केवल छात्रों का, क्योंकि उन्होंने मुझे सामने देखा है अब तक, जी तो घर पर बैठे हुए माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जब उन्होंने कहा कि आप इस तरह से, आपकी आवाज़ से हम जुड़ रहे थे, हमें लग रहा था कि आप कहीं रेडियो या टेलीविज़न में काम करके आई हैं और आपकी आवाज़ हमें ऐसा जोड़ रही थी, तो सच मानिए बहुत खुशी होती थी। और बच्चे जुड़ रहे थे, पढ़ रहे थे उस तो दौरान। आपने बताया कि आपका जो एक्सपीरियंस था, आपका अनुभव था, एक खजाने की तरह, ट्रेजर की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ट्रेजर की तरह है। तो वो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सीआरआई की और यहाँ के वरिष्ठ हमारी यांग जी की, सपना जी की, कि उन्होंने मौका दिया, मंच दिया। मैं यहाँ 4 साल काम कर पाई और बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला मुझे, और वो बहुत काम आ रहा है मुझे अभी भी। जी, अगर अध्यापन की आपकी बात करते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं, आपके कुछ ऐसे अनुभव होंगे रुचिकर, इंटरेस्टिंग, जो आप शेयर करना चाहें यहाँ पर लोगों के साथ या दर्शक जो हमारे हैं। मैं अनुभव तो मैं ये आपसे यही कहूँगी कि मैं ग्रेड 9-10 के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो कि हमारे इंडिया के भी सेम ग्रेड 9-10 के बच्चे हुए, 6-7 वाले बच्चे। तो हमें हर साल अलग अलग हमारी जो रहती हैं परियोजनाएं रहती हैं, गतिविधियाँ रहती हैं, और क्योंकि मैं हिंदी अध्यापन से ही जुड़ी हूँ और हिंदी रेडियो में काम किया है, तो मेरे बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो रेडियो से जुड़े हुए होते हैं। मैं उनको परियोजना जो है वो रेडियो से जुड़े हुए देती हूँ, कि अगर आपको रेडियो स्टेशन अपने स्कूल में खोलना हो, कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी रेडियो। आपको शुरू करना हो, उस पर परियोजना बनाइए। अगर आपको ये कार्यक्रम अगर रेडियो पर देना हो तो आप इसे कैसे करेंगे। यानी मीडिया से संबंधित मैं उनको वो परियोजना देती रहती हूँ, या वो कार्यक्रम हमारे क्लास में चलते रहते हैं, या हमारी जो क्लास की जो गतिविधियाँ होती हैं वो कुछ न कुछ इससे संबंधित होती हैं, जहाँ उनको क्योंकि भाषा है तो उच्चारण संबंधी बातें रहती हैं, और रेडियो कार्यक्रम है तो लोग आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको उन्हें अपने से जोड़ कर रखना है। कैसे जोड़ोगे, आपका उच्चारण कैसे होगा, आप सही बोलोगे, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा है, फोनेटिक है, जैसा बोलते हो, सुनते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, वही सब एक है, चारों हमारे भाषा के कौशल, उसे रेडियो पर कैसे करोगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत काम आती हैं। तो कहीं ना कहीं सीआरआई, जैसा मैंने कहा कि वो सीआरआई मेरे साथ 24 घंटे है। हाँ, तो आपका जो यहाँ पर अनुभव था, उसके आप क्लासरूम में जाने के बाद मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट लेवल में आपका टीचिंग का नेक्स्ट एक्सपीरियंस चला गया। लेवल, जी बिल्कुल। तो जैसा कहा कि बच्चे जो हैं वो जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग, जो कि हमारे पास जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उनको, जब मैं उनमें मदद करती हूँ, वो अच्छे से कर पाते हैं। डिबेट है, लोक्यूशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की जो जिसे कहते हैं प्रतियोगिताएं होती हैं, वो उन्हें बहुत काम आता है। हेमा जी, एक सवाल बड़ा मेरे मन में उठ रहा है कि
चीन में भी आप रही, सिंगापुर में और इंडिया में भी, आप तीनों देशों के एजुकेशन सिस्टम को मोटे मोटे तौर पर आप कैसे समझती हैं? अगर आपको अगर कुछ कह सकती हैं कुछ तो। मैं यही कहूँगी कि सिंगापुर और चीन जो है, या भारत की अगर हम बात कहें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है आजकल बच्चों को। बहुत सिंगापुर में काम भी? होता है हर जगह, चाहे आप भारत चले जाएं वहाँ भी तो कहने का देखें मतलब है कि तो पढ़ाई का बोझ जो है, पढ़ाई बर्डन का, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हाँ ये काट दीजिएगा। नहीं तो कोई सुनेगा तो डांटेगा। बच्चे नाराज हो जाएंगे। बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आजकल सिर्फ किताबी ज्ञान ही बहुत नहीं है, किताब से बिल्कुल। आगे बढ़ कर के आपको एक ऑलराउंडर बनना है। तो इसीलिए बहुत सारी गतिविधियां स्कूल में होती हैं, सिर्फ आप ये विषय पढ़कर और आगे आप सोचो कि आप कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल। नहीं। नहीं, तो आपके जो जो पाठ्यक्रम हैं उन विषयों के अनुसार, और उसके बाद जो बाकी अतिरिक्त गतिविधियां होती हैं या बाकी अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम हैं, बच्चों को उनमें आगे बढ़ कर के, और आजकल हर जगह सबको परफेक्ट होना है और नंबर वन होना है। बिल्कुल, तो हाँ। तो एक इसलिए होड़ सी लगी है जो हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और हम चाहे कितना भी कहें, लेकिन हाँ वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। बहुत हेमा जी, ज़रूरी है। आखिर में अगर आप कोई संदेश, मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। जी, संदेश देना तो बहुत बड़ी बात है, पर मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अनिल जी आपका, सीआरआई का वरिष्ठ जो हमारी यांग जी हैं, सपना जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि आज मैं यहाँ वापस आई हूँ इसी रिकॉर्डिंग रूम में और ऐसे सामने बैठी हूँ और बातचीत कर रही बिल्कुल, हूँ। हमने बहुत बार हम यहाँ पर बैठे हैं पहले। बहुत सारे कार्यक्रम बिल्कुल, यहीं साथ में। बैठकर बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और संदेश बस यही है कि हम बस यूं ही आगे बढ़ते चलें, सीखते चलें, और हमें सबका साथ यूं ही मिलता चले और आगे बढ़े, यही संदेश है। हेमा जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, जिस तरह से आप काम कर रही हैं, जो आपका अनुभव को आप नेक्स्ट लेवल में ले गई हैं, और आगे जाते रहें। और फिर से हम उम्मीद करेंगे कि आप सीआरआई में या सीएमजी में फिर आ जाएं। जी बिल्कुल, मैं भी ज़रूर उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि वापस यहाँ आकर और यूं ही आमने सामने बैठकर हम कार्यक्रम बनाएंगे। थैंक यू, आप आई, बहुत जी, अच्छा लगा। शुक्रिया। धन्यवाद।